ब्रेक के बाद देवभूमि में आप सभी का स्वागत। देहरादून से खबर है कि नाबालिग बच्ची के शोषण के मामले पर जज बर्खास्त कर दिए गए। हरिद्वार की तत्कालीन सिविल जज दीपाली शर्मा बर्खास्त कर दी गई। नैनीताल हाईकोर्ट की सिफारिश पर जज को बर्खास्त किया गया। शासन ने हाईकोर्ट की सिफारिश पर आदेश जारी किए। अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने जारी किए आदेश। दीपाली शर्मा पर नाबालिग का उत्पीड़न, मानसिक शोषण का आरोप है। कार्रवाई के दौरान जज के घर पर मिली थी बच्ची। तो बच्ची का शारीरिक शोषण किए जाने के आरोप में बर्खास्त यहां पर दीपाली को कर दिया गया। दीपाली शर्मा पर नाबालिग का उत्पीड़न, मानसिक शोषण करने का आरोप लगा है। हरिद्वार के तत्कालीन सिविल जज पर यह कार्रवाई की गई है। नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से आदेश पर यह जारी किए गए निर्देश और हरिद्वार की तत्कालीन सिविल जज दीपाली शर्मा बर्खास्त कर दी गई है। नैनीताल हाईकोर्ट की सिफारिश पर जज को बर्खास्त किया गया। देहरादून से यह जानकारी आई है कि शासन ने शासन ने हाईकोर्ट की सिफारिश पर यह आदेश जारी किए। अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने ये आदेश जारी किए। तो कार्रवाई के दौरान जज के घर पर मिली थी बच्ची। हरिद्वार के तत्कालीन सिविल जज दीपाली शर्मा बर्खास्त कर दी गई है। शासन ने हाईकोर्ट के आदेश पर यह निर्देश जारी किए। नैनीताल हाईकोर्ट की सिफारिश पर जज को बर्खास्त किया गया। तो अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने यह आदेश जारी कर दिए हैं और ऐसे में दीपाली शर्मा को बर्खास्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान जज के घर पर यह बच्ची मिली थी जो कि नाबालिग थी। इसका शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण करने का आरोप लगा था। रेजिडेंट राइटर फहीम तनहा हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, जरा इस मामले को स्पष्ट करें, क्या मामला था ये? देखिए तुषार, कुछ समय पहले एक शिकायत थी कि जो उस समय पूर्ववर्ती जज सिविल जज हैं, उनके यहाँ घर पर एक बच्ची है और उसका उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न होता है, मानसिक उत्पीड़न होता है और उसकी शिकायत को लेकर के उनके यहाँ छापा मारा गया था। उसके में वो बच्ची वहाँ मौजूद पाई गई थी और वो जो आरोपों की जांच हुई उसके बाद फिर चूंकि न्यायिक अधिकारी से जुड़ा मामला था, जज से जुड़ा मामला था, तो वो एक विधिक तौर पर उसकी जांच हुई सक्षम प्राधिकारी द्वारा और उस जांच में वो जो आरोप शिकायतें थी शोषण वाली, वो सत्य पाई गई। तो लिहाजा इस मामले की लंबी जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ा तौर पर और जो हाई कोर्ट की फुल बेंच तक ये मामला पहुंचा। हाई कोर्ट की फुल बेंच ने इसमें संस्तुति दी है। उन सारे आरोपों को, तथ्यों को, जांच रिपोर्ट को सत्य पाया और उसके बाद फिर बर्खास्तगी का संस्तुति की, तब जाकर राज्य सरकार ने उनके बर्खास्तगी के आदेश जारी किए हैं। लेकिन जब ये मामला हुआ था, मुकदमा दर्ज किया गया था सिडकुल थाने में हरिद्वार के, तब इसे निलंबित कर दिया गया था। अधिकारी जो जज हैं पूर्ववर्ती, ये निलंबित चल रही थी और अब इनको बर्खास्त कर दिया गया। तो ये शोषण से जुड़ा और नाबालिग बच्ची के शोषण से जुड़ा अपने आप में उत्तराखंड राज्य का पहला एक ऐसा मामला है जिसमें बच्ची के शोषण को लेकर के एक बड़े अधिकारी और न्यायिक अधिकारी यानी जज पर इस तरह की कार्रवाई हुई। बर्खास्तगी का मामला अपने आप में चर्चा का विषय है और काफी गंभीर एक तरीके से, क्योंकि जज एक ऐसी पोस्ट होती है, ऐसा जिम्मेदारी का पद होता है कि शोषण के विरुद्ध वो फैसला देते हैं, शोषण दूर करने के प्रति लोगों का भरोसा होता है। तो इसलिए काफी चर्चा इस मामले में उस समय रही थी जब ये मुकदमा दर्ज हुआ था और आज बर्खास्तगी के समय भी इसको काफी गंभीरता से देखा जा रहा है। ठीक है फहीम, आप हमारे साथ बने रहिए, एक और खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। तो वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की यह बैठक रही। पुजारियों और पुरोहितों से संबंधित नियमावली पर चर्चा हुई। बद्रीनाथ धाम के विस्तार और सौंदर्यीकरण के संबंध में निर्णय लिया गया। बैठक में प्रबंधन बोर्ड के संचालन के संबंध में भी निर्णय लिए गए। प्रबंधन बोर्ड की तरफ से तैयार किए गए कई अन्य उपनियम, विनियम और नियमों से संबंधित ड्राफ्ट रूल को दी गई स्वीकृति। तो एक प्रबंधन बोर्ड की यह बैठक हुई है। देवस्थानम चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की ये बैठक थी और इसमें कई निर्णय लिए गए हैं। फहीम तनहा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फहीम, ये जो बैठक हुई इसमें क्या कुछ निर्णय लिए गए? देखिए, देवस्थानम बोर्ड इसी वर्ष अस्तित्व में आया है और ये जो हम चार धाम के अलावा बाकी 51 इसमें टोटल धाम है, मंदिर समूह है जिनका प्रबंधन इस बोर्ड के तहत आता है। क्योंकि प्रथम वर्ष है और चार धाम यात्रा शुरू हुई तो इसी बोर्ड के तहत, प्रबंधन के तहत
शुरू हुई है, लेकिन इस बोर्ड का एक स्ट्रक्चर अभी फॉर्मलाइज होना है, नियमावली होनी है, तो वो स्ट्रक्चर को लेकर के, और दूसरा जो 4 धाम के अलावा बाकी धाम इसमें शामिल किए गए हैं, 51 मंदिर समूह हैं, वो उनके विकास को लेकर के, उनके स्ट्रक्चर को लेकर के तमाम मंथन होना है अभी, और नियमावली तैयार होनी है। तो ये तमाम एजेंडे को लेकर के बैठक हुई, और इसमें तय पाया गया है कि जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाना है, चाहे नियमावली तैयार होनी है, कर्मचारियों का स्ट्रक्चर है, और जिन मंदिर समूहों का जीर्णोद्धार होना है, विकास होना है, और तीर्थाटन की नजरिए से उनमें कुछ बदलाव और विस्तार दिए जाने हैं, वो तमाम पहलुओं पर प्रबंधन बोर्ड काम करेगा, और समयबद्ध तरीके से, और इनका एक प्लान तैयार करके उसको आगे बढ़ाया जाएगा। इसको लेकर के मंजूरी दी गई है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो सीधे तौर पर आपको बता दें कि कई जो समस्याएं इसमें थी, उन सबको लेकर कल फैसले लिए गए। तो वहीं पर्वतारोहण अभियान के फ्लैगिंग कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पर्वतारोहियों के दल को सम्मानित किया। महानिरीक्षक नीलाभ किशोर भी सम्मानित किए गए। सम्मान समारोह में शामिल हुए सीएम ने की आईटीबीपी के जाबाजों के हौसले की सराहना। आईटीबीपी उप महानिरीक्षक के नेतृत्व में किया गया था। 8 सदस्यीय दल ने शामिल हिमवीरों ने फहराया था 6 चोटियों पर तिरंगा। कार्यक्रम जिसमें शामिल हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत पर्वतारोहियों के दल के सम्मान समारोह में शामिल हुए। तो 6 चोटियों पर इन पर्वतारोहियों ने झंडा फहराया था, और उस कार्यक्रम में सम्मान करने के लिए पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत। हम सच्चे हिंदुस्तानी, हम सरहद के सेनानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी। वहीं सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट सूर्यधार बांध परियोजना में धांधली हुई है। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने दिए जांच के आदेश। अधिकारियों पर जबरदस्ती से बांध की ऊंचाई बढ़ाने का आरोप लगा है। निर्माण कार्य में बजट से 12 करोड़ रुपए का अधिक खर्च हुआ। योजना के लिए मंजूर किए थे 50 करोड़ रुपए। सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है सूर्यधार झील। तो अधिकारियों पर जबरदस्ती से बांध की ऊंचाई बढ़ाने का आरोप लगा है। तो निर्माण कार्य में बजट से 12 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया है। तो योजना के लिए मंजूर किए गए थे 50 करोड़ 24 लाख रुपए। तो सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है सूर्यधार झील, और सूर्यधार झील को लेकर एक परियोजना में धांधली देखी गई है। सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में ही धांधली हुई। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो अधिकारियों पर जबरदस्ती से बांध की ऊंचाई बढ़ाने का आरोप लगा है कि बांध की जबरदस्ती से ऊंचाई बढ़ाई गई। 12 करोड़ रुपए का ज्यादा खर्च इसके लिए आया, और योजना के लिए मंजूर किए गए थे 50 करोड़ रुपए। तो सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट सूर्यधार बांध परियोजना में धांधली हुई है। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने इसके लिए जांच के आदेश दे दिए हैं। योजना के लिए मंजूर किए गए थे 50 करोड़ रुपए, और 12 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च बताया गया है। ऐसे में सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में धांधली की आशंका जताई गई है, और यही वजह है कि यहां पर सतपाल महाराज ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। इस पूरे मामले के जांच के आदेश दिए गए। खबर हरिद्वार से, जहां पर कंपनी कर्मचारी को लिफ्ट में फंसकर मौत हो गई है। आपको बता दें, कंपनी की ही लिफ्ट थी जिसमें फंसकर इस कर्मचारी की मौत हुई। सिडकुल क्षेत्र की वीएलसीसी कंपनी में यह हादसा हुआ। लिफ्ट की केबल टूटने से हादसा हुआ। लिफ्ट और फर्श के बीच में फंसकर युवक की मौत हो गई है। तीसरी मंजिल से सामान लेकर लौट रहा था कर्मचारी, और पुलिस ने युवक के परिवार को सूचना दी। मौत की खबर से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। तो लिफ्ट की केबल टूट जाने से लिफ्ट और फर्श के बीच में फंसकर युवक की मौत हो गई है। तीसरी मंजिल से सामान लेकर लौट रहा था, और उसी दौरान यह हादसा हुआ जिसमें युवक की मौत हो गई है। परिवार वालों को भी सूचना दे दी गई है। ऊपर दिया है या अंदर दिया है? ऊपर पे जहाँ पे रुकिया है ना, हाँ ऊपर से। बीएलसीसी कंपनी में ये पूरा हादसा हुआ। सुबह से ही हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सुमित, ये हादसा कैसे हुआ, जरा डिटेल में बताएं।
ये हरिद्वार के सिडकुल स्थित एक कंपनी है VLCC। यहाँ पर जो लिफ्ट में जो मजदूर जो कार्यकर्ता जो वर्कर है ये लिफ्ट में जा रहा था, तो उसकी रस्सी टूटने के बाद लिफ्ट नीचे गिर गई। लिफ्ट नीचे गिरने से वो फर्श से आकर वो दब गया। दबने से मजदूर की मृत्यु होगी। इसमें कहीं ना कहीं प्रबंधन फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ भी तहरीर दी गई है। इस पर पुलिस का कहना है जल्द इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हाँ ऊपर से। अच्छा उसकी चप्पलें पड़ी हुई। आपको क्या लगता है क्या कारण है टूटने का? तो वहीं हरिद्वार में कनखल सहित पंचपुरी के उपेक्षित पड़े पौराणिक महत्व के स्थानों का जीर्णोद्वार और सौंदर्यीकरण का काम कुंभ मेले के अंतर्गत किया जाएगा। कनखल के दक्ष रोड राजघाट और सती घाट स्थित पौराणिक महत्व के छतरी वाले कुओं और सती घाट पर पौराणिक लकड़ी वाली मंडी का जीर्णोद्वार और सौंदर्यीकरण होगा। इन स्थानों का मेला अधिष्ठान के अभियंताओं और अधिकारियों ने सर्वे किया। असिस्टेंट इंजीनियर TP नौटियाल ने बताया कि हरिद्वार शहर में जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं उनके सौंदर्यीकरण के लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा और जल्दी इनका जीर्णोद्वार और सौंदर्यीकरण का काम शुरू होगा। ये जितनी भी हमारे शहर में ऐसे जो सार्वजनिक स्थल हैं और जो उपेक्षित पड़े हुए हैं उनके सौंदर्यीकरण हेतु उच्च अधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि इनका प्रस्ताव और आगण जो है तैयार करा करके इनको बहुत बेहतरीन बनाया जाए। अभी हमने एक तो छतरी वाला कुआं दक्ष रोड राजघाट और ये दूसरे नंबर पर हमने ये वाला सती घाट इनको विकसित करने के लिए हम लोग प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर देंगे और जैसे ही स्वीकृति मिल जाएगी इसमें कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो पौराणिक स्थानों का जीर्णोद्वार कराया जाएगा और कुंभ मेला प्रशासन के अंतर्गत ही ये सारे काम होंगे। तो ऐसे में हरिद्वार के इस क्षेत्र के अंदर जीर्णोद्वार सौंदर्यीकरण का काम जल्द शुरू होगा। अधिकारियों ने इस स्थान का विजिट भी किया है। सुमित हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हरिद्वार से। सुमित, जो इस एरिया का जिक्र किया जा रहा है वहां का जीर्णोद्वार सौंदर्यीकरण अब मेला प्रशासन के जरिए होगा, कब तक शुरू हो जाएगा यहाँ पर काम? बिल्कुल कुंभ मेले के अंतर्गत जहाँ पर क्योंकि जहाँ पे पौराणिक जो स्थल थे हरिद्वार में जो प्राचीन काल से थे तो उनके जीर्णोद्धार का कार्य अब जल्द ही शुरू होने जा रहा है। उसके लिए जो विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उन्होंने उसका सर्वेक्षण कर लिया गया है। अब उसके बाद में यहाँ पे जल्द ही इस कार्य को पूरा करने के लिए शुरुआत हो जाएगी। DPR बनाई जा रही है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर कुआं है, काफी टाइम से बंद था, सदियों से यहाँ पर कुआं है, तो उसका भी जीर्णोद्धार होगा। और सती घाट की बात करें तो सती घाट में भी यहाँ पर इसका भव्य यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो वहीं आगे बढ़ते हैं, खबर हरिद्वार से ही है जहां पर नवरत्न कंपनी भेल के कर्मचारियों ने भेल प्रबंधन के खिलाफ ही बोला, यहां खोल दिया है मोर्चा। और आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से नवरात्र में कंपनी भेल की अलग अलग यूनियन अपनी मांगों को लेकर लगातार कंपनी के मेन गेट पर प्रदर्शन कर रही है। वहीं प्रबंधन कर्मचारियों की मांगों को अनसुना कर रही है। कर्मचारियों का प्रबंधन पर आरोप है कि भेल प्रबंधन कर्मचारियों के पर्क में 50% की कटौती कर रही है। तो वहीं DA भी सीज किया गया है। एरियर, PP और बोनस कर्मचारियों को नहीं दिया गया। इसके चलते सभी कर्मचारियों को अपनी आजीविका चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों की प्रबंधक से मांग है कि प्रबंधन कर्मचारियों की सभी मांगों को जल्द पूरा करे, नहीं तो कर्मचारी उग्र आंदोलन शुरू कर देंगे। काफी समय से लंबित है और उनके समाधान का रास्ता प्रबंधन नहीं सोच रहा है। बराबर टेबल पर बार बार वार्ता करने के बाद भी उसके समाधान की ओर प्रबंधन नहीं बढ़ा। उसमें कई बिंदु हमारे इस तरह से पेंडिंग है, जैसे SIP का भुगतान जो दीपावली पर होता है, दीपावली के मात्र 18 दिन आज रह गए, आज तक उसके लिए कोई बैठक भी नहीं की गई और दीपावली के बोनस का भुगतान किया जाता है। बोनस का भुगतान दीपावली से पूर्व किया जाए, ये हमारी डिमांड है। PP का भुगतान हमेशा मई जून के महीने में किया जाता है, उस पर कोरोना का बहाना लेकर कोरोना की आड़ में आज तक भी फैसला नहीं लिया गया, कोई भुगतान नहीं किया गया, बल्कि भुगतान की बजाय आज प्रबंधन के द्वारा अनेक कटौतियां कर्मचारियों की लगातार की जा रही हैं। हमारा DA 50% पर DA को सीज कर देना, DA इस तरह से सीज कर दिया गया। कहीं भी किसी पब्लिक सेक्टर में DA सीज नहीं किया गया, न सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई ऐसी गाइडलाइन थी
लेकिन बीएचएल प्रबंधन ने अपनी ओर से ही कैश का बहाना लेते हुए डीए को सीज कर दिया, बंद कर दिया और अनिश्चितकालीन बंद किया हुआ। उस पर कोई टाइम भी नहीं बताया कि हम कब से प्रारंभ करेंगे देना जो आपका ड्यू है। संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, क्या कर्मचारियों की जो मुश्किलात हैं उनके समाधान के लिए कोई आश्वासन या फिर कोई बातचीत हुई है अभी? बिल्कुल, जो कर्मचारी यूनियन है उनकी लगातार प्रबंधन से लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन उसके लिए उन्होंने साफ तौर से भी कहा है अगर हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जाता समय से तो उग्र आंदोलन के लिए भी तैयार रहे। क्योंकि पिछले टाइम से जो अभी तक जो हर साल जो बोनस है, जो बोनस दिवाली से पहले मिल जाता था, तो उसके लिए भी कोई बैठक नहीं हुई, उसका भी अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है। और जो पीपी है वो जून तक मिल जाता था, उसका भी अभी तक कोई भी किसी तरह की उस पर भी बात नहीं हुई। और बात करें तो पर भी 50% उनका काट दिया गया है और सीज कर दिया है। उसको लेकर भी जो कर्मचारी यूनियन है और कर्मचारी हैं इस पे इन्होंने उग्र प्रदर्शन किया और आगे भी उग्र प्रदर्शन करने की बात रखी है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो वहीं काशीपुर में आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया के उत्तराखंड दौरे में काशीपुर आगमन पर कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक महिमा रिजॉर्ट में की गई। आपको बता दें कि बैठक में प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया का स्वागत प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर सहित सभी पदाधिकारियों का कार्यकर्ताओं ने जोरदार यहां पर स्वागत किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता वाली के मार्गदर्शन में काशीपुर विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। दिनेश मोहनिया ने आम आदमी पार्टी की तारीफ करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ऐसा सरकार को हटाया जाना चाहिए जो जनता के काम करने में कम बल्कि कुर्सी बचाने में वर्चस्व बढ़ाने में लगी हुई। संख्या में आम आदमी पार्टी लोगों ने ज्वाइन किया, जिसमें कई बीडीसी मेंबर्स, ग्राम पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों ने आज पार्टी ज्वाइन की है। जहाँ तक हम तैयारियों की बात करें तो आम आदमी पार्टी का ये चुनाव लड़ने का तरीका रहा है कि वो बूथ स्तर पे अपने कार्यकर्ता को नियुक्त करती है, जिससे कि पार्टी के जो कार्यक्रम है और पार्टी की जो नीतियाँ हैं वो प्रत्येक घर तक पहुँच सकें। इसी कड़ी में आज जब हम सारे बूथों पर अपने कार्यकर्ता नियुक्त कर रहे हैं और उत्तराखंड पूरे प्रदेश में करीबन 11,000 बूथ हैं, जिनमें से 6,000 बूथों पे अभी हमारे कार्यकर्ता नियुक्त हो गए। तो मुझे निश्चित तौर पर लगता है कि आने वाले कुछ 2-3 महीनों के अंदर हम उत्तराखंड के प्रत्येक बूथ पे अपने कार्यकर्ताओं को नियुक्त करें। तो वही उत्तराखंड में 2 नवंबर से 10वीं और 12वीं कक्षाओं के स्कूल खुलने जा रही हैं, लेकिन इससे पहले ही अपनी सूझबूझ दिखाकर पौड़ी में कई सरकारी और गैर सरकारी शिक्षक खुद का कोरोना टेस्ट करवाने में लगे हैं, जिससे छात्र छात्राओं में कोरोना का साया ना पड़ सके। प्रदेश सरकार के एसओपी में स्कूल खुलने पर कोरोना टेस्ट की अनिवार्यता ना तो छात्रों के लिए रखी गई, ना ही शिक्षकों के लिए, लेकिन फिर भी शिक्षक कोरोना टेस्ट को स्कूल खुलने से पहले जरूरी समझ रहे हैं। शिक्षकों के इस सूझबूझ को अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल महावीर सिंह विष्ट ने सराहा है। देखिए, कोरोना को देखते हुए अब विद्यालय हमारे 2 नवंबर से खुल रहे हैं। तो माननीय मंत्री जी की एक वर्चुअल मीटिंग थी, जिसमें अभिभावकों की क्या राय है, शिक्षकों की क्या राय है, इस संबंध में एक बैठक थी। कैबिनेट के बैठक से पहले माननीय मंत्री जी ने लिया था। तो उसमें मैंने एक सुझाव दिया था कि विद्यालय खुलने से पहले शिक्षकों का कोरोना टेस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि कई शिक्षक वो अपने विद्यालय में नहीं हैं, बल्कि वो देहरादून में हैं या कहीं शहरी क्षेत्रों में और ऐसे क्षेत्रों में हैं जहाँ पर कोरोना भी पाया गया है। लेकिन जो विभाग की तरफ से एसओपी जारी की गई है उसमें ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि शिक्षकों को कोरोना टेस्ट करवाना ही। खबर काशीपुर से, जहां पर त्योहारों को लेकर सतर्क हुआ प्रशासन। अधीनस्थ कर्मचारियों को थाना प्रभारी ने टिप्स दी हैं। थाना प्रभारी विद्यादत्त जोशी ने कर्मचारियों को निर्देश दिए। एएसपी के निर्देश पर कर्मचारियों को आदेश दिए गए। त्योहारों को लेकर सतर्क रहने के निर्देश हैं। ड्यूटी पर लापरवाही बरतने पर होगी सख्त कार्रवाई। ओवरलोड और बिना रॉयल्टी वाहनों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। तो अधीनस्थ कर्मचारियों को लेकर ये निर्देश दिए गए। थाना प्रभारी विद्यादत्त जोशी ने निर्देश दिए। ये त्योहारी सीजन आ रहा है जिस पर घटनाएं बढ़ जाती हैं। ये बाहर से लोगों का आना जाना ज़्यादा हो जाता है। पिछली बार अभी कुछ दिन पहले गदरपुर में घटना हुई है। हमारे यहाँ भी एक जो है सोना धोने के नाम पे किसी ने 2 लोगों ने बाहर से आए थे, उन्होंने घटना की है। तो उस संबंध में उच्च अधिकारी गणों के दिशा निर्देश हैं कि भाई इसमें बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन ठीक से किया जाए। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और एसपी काशीपुर महोदय के आदेशानुसार
उस पर कार्रवाई की जा रही है, जिस संबंध में सभी अधीनस्थ कर्मचारी व अधिकारी गणों को अवगत कराया गया और बताया गया कि सत्यापन को ठीक तरीके से करें, बाहरी व्यक्ति जो भी आए उसे सत्यापित करें। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।